अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्कीन लर्निंग। इस वीडियो में हम कर रहे हैं द ट्विंस का इंग्लिश वर्कशॉप। पुटिंग द मिस्टेक्स इन द स्पीकर्स लाइफ इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पर हमें स्पीकर के यानी जो हमारे मुसन्निफ है उनकी ज़िंदगी की कई सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन वो गलत ऑर्डर में लिखी गई हैं। हमें उनकी ज़िंदगी में हुई उन गलत बातों को उनकी मुनासिब तरतीब से लिखना है। सबसे पहले कौन सा पॉइंट है? नो वन इन द फैमिली कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्विन बेबीज। फैमिली में कोई भी उन जुड़वा बच्चों में फर्क नहीं समझ पा रहा था। दूसरा, एट द नेमिंग सेरेमनी रॉन्ग नेम्स वर गिवन टू द ट्विन ब्रदर्स। नाम रखने की तकरीब में दोनों जुड़वा भाइयों के नाम गलत रखे गए। थर्ड पॉइंट, द स्पीकर गॉट बीटन अप ऑफन एट स्कूल। मुसन्निफ को अक्सर स्कूल में मारा पीटा जाता था। द स्पीकर डेस्परेटली आस्क्ड फॉर गाइडेंस। मुसन्निफ ने बेताबी से रहनुमाई की दरख्वास्त की। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। द स्पीकर्स ब्राइड बिकेम हिज ब्रदर्स वाइफ। मुसन्निफ की दुल्हन उसके भाई की बीवी बन जाती है। लास्ट, इवन इन डेथ द ट्विंस वर नॉट स्पेयर्ड ड्यूरिंग बरियल। यहाँ तक कि मरने पर भी दफन के दौरान उन जुड़वा बच्चों को नहीं बख्शा गया। पिक आउट 4 situations in the lives of the twins which are too absurd and senseless to believe. इन जुड़वा बच्चों की जिंदगी में हुई 4 ऐसी बेतुकी और अहमकाना हालात को लिखिए जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। पोइट्री में ऐसे काफ़ी सारे सिचुएशंस दिए गए हैं, लेकिन जिसमें से हमें लगता है जो ज़्यादा रेलेवेंट है, जो ज़्यादा नामुमकिन किस्म की चीज़ें हैं, वो हमने यहाँ पर लिस्ट की है। जैसे कि द स्पीकर्स इंटेंडेड ब्राइड बिकेम हिज ब्रदर्स वाइफ। मुसन्निफ के लिए पसंद की गई दुल्हन उसके भाई की बीवी बन जाती है। द नेबर्स बरीड जॉन व्हेन द स्पीकर हैड डाइड। जब मुसन्निफ मर जाता है तो पड़ोसी उसकी जगह उसके भाई जॉन को दफन कर देते हैं। द स्पीकर वॉज गिवन हिज ब्रदर्स नेम एंड वाइस वर्सा। मुसन्निफ को उसके भाई का नाम दिया गया और उसके बरअक्स उसके भाई को उसका। द ट्विंस गॉट completely mixed while being washed by the nurse. जब नर्स ने बच्चों को उनके पैदा होने के बाद साफ किया था, उसके बाद उनकी अदला बदली हो गई थी। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है वो है पोएट यूजेस ह्यूमर टू। शायर ने इस नज़म में मजाकिया अंदाज का इस्तेमाल किया है। किस लिए किया है वो हमें बताना है। क्रिएट लाफ्टर, लोगों को हंसाने के लिए। गिव पोएटिक इफेक्ट, नज़म को शायराना अंदाज देने के लिए। कन्वे कन्फ्यूजन्स इन लाइफ ऑफ ट्विंस इन अ फनी मैनर, जुड़वा लोगों की जिंदगी में होने वाली उलझनों को खुशगवार अंदाज में पेश करने के लिए। रिड्यूस बोर्डम, बोरियत को कम करने के लिए। मेक इट लाइट हार्टेड, नज़म को खुश मिजाज खुश दिल बनाने के लिए। मेक इट एंजॉयबल, नज़म को लुफ्तअंदोज बनाने के लिए। पिक आउट लाइन्स दैट कंटेन, पोएम से हमें उन लाइनों को चुनना है जिनमें एलिटरेशन, पन और हाइपरबोली ये फिगर ऑफ स्पीच नजर आते हैं। एलिटरेशन इस फिगर ऑफ स्पीच को अ टीनेजर्स प्रेयर के इंग्लिश वर्कशॉप की वीडियो में डिटेल में समझाया गया है। लिंक आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएगी। एलिटरेशन की मिसालें देखते हैं। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम। ये एलिटरेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एफ इस लेटर से शुरू होने वाले 3 अल्फाज हैं, फॉर्म, फीचर एंड फेस। इट पजल्ड ऑल आर किथ एंड किन। किथ एंड किन ये दोनों
के से शुरू होने वाले अल्फाज हैं। One day to make the matter worse, यहाँ पर make और matter ये दोनों M से शुरू होने वाले अल्फाज हैं। पन, ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसे अक्सर मज़ाहिया मुकालमों में यूज़ किया जाता है, जैसे ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना जिसके दो मतलब निकलते हों, या एक जैसी आवाज़ वाले मिलते जुलते अल्फाजों का इस्तेमाल करना जिससे पढ़ने वाले को या तो आप हंसाना चाहते हैं या बातों में उलझाना चाहते हैं। तो हमारी पोयम में ऐसी कौन सी लाइनें हैं? For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. What would you do if you were me to prove that you were you? तीसरी फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोली। ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी भी चीज़ को या किसी भी सेंटेंस को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की कोशिश कर रहे हों। ऐसी कौन सी लाइनें हैं? For somehow my intended wife became my brother's wife, and when I died, the neighbors came and buried brother John. Out from the poem sets of words that generally go together. पोएम से हमें ऐसे अल्फाजों को ढूंढना है जो अक्सर एक साथ लिखे जाते हैं। यहाँ पर हमें मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दिया गया है किथ एंड किन। किथ एंड किन यानी जैसे हम कहते हैं भाई बहन, उसी तरह किथ एंड किन लिखा जाता है। लेकिन किथ एंड किन का मतलब सिर्फ भाई बहन नहीं होता है, वो भाई भाई भी हो सकता है, दूसरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो हमें जब ये कहना हो कि भाई भाई की बात हो रही है या आपस के लोगों की बात हो रही है, तब हम कहते हैं किथ एंड किन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्म एंड फीचर। फॉर्म एंड फीचर, अब अगर हम इंग्लिश में इन वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग को देखें तो फॉर्म एंड फीचर का मतलब होगा कि जिस्म की जो बनावट होती है, और फीचर यानी नाक नक्शा। और जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है वो है फेस एंड लिम। फेस यानी चेहरा और लिम यानी हाथ पांव। लेकिन इसे हम अगर उर्दू में कहेंगे तो हम कौन से अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं? जैसे हम कहते हैं शक्ल सूरत, रंग रूप, इस तरीके के हम उर्दू में अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लिश में कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं? फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, टर्न्ड द टाइड। टर्न्ड द टाइड का मतलब होता है, अगर हम इंग्लिश में इसके मायने को देखें, जो एग्जैक्ट वर्ड्स है अगर हम उन्हें देखें तो उसका मतलब होता है कि लहरों को मोड़ देना, उनका रुख जो है लहरों का उसे मोड़ देना। लेकिन इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि पासा बदल देना या नक्शा बदल देना। यानी जैसे अगर कोई चीज़ है, हम चाहते हैं कि वो जैसी है वैसी ना रहे, हम उसे बदल देना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि टर्न द टाइड। फियरफुल पिच। फियरफुल पिच यानी कुछ ऐसी चीज़ जो डरावनी हो, तो उसे हम कहेंगे फियरफुल पिच। डोमेस्टिक लाइफ। डोमेस्टिक लाइफ यानी घरेलू जिंदगी। फेट्स डिग्री। फेट यानी किस्मत और डिग्री यानी ऑर्डर, लॉ। तो जब हम फेट्स डिग्री ये एक साथ कहते हैं तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं कि सब कुछ किस्मत के हाथ में है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किस्मत के हुक्म से जो होगा वो होगा। फेट्स डिग्री। अब हम देखेंगे ट्विंस पोइट्री की अप्रिसिएशन। पोएम का टाइटल क्या है? हमारी नज़म का नाम क्या है? द ट्विंस। पोएट हेनरी सैमब्रूक ली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ली क्यों कह रही हैं? यहाँ पर जो इनका सरनेम है उसके आगे तो जी और एच ये लेटर्स दिख रहे हैं। इंग्लिश में ऐसे काफ़ी अल्फाज हैं जो
एंड जब होते हैं वो जी और एच से होते हैं। तो यहाँ पर जो ये लेटर्स हैं जी और एच जब एक साथ आते हैं तो वो कभी कभी साइलेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो सरनेम है उसे हम ली कहेंगे। राइम स्कीम ए बी सी डी। ये राइम स्कीम कैसे आई ये हम देखते हैं। सबसे पहली लाइन देखते हैं। ये एंड होती है कौन से अल्फाज से? लिम। और जो तीसरी लाइन है वो एंड होता है हिम के साथ। लिम और हिम ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो हम इन्हें मार्क करेंगे एज ए। अब दूसरी और चौथी लाइन देखिए। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? ब्रदर और अनदर। और क्योंकि ये ए से अलग है यानी लिम और हिम से राइम नहीं करते हैं, इसलिए ये दूसरा लेटर आ जाएगा यहाँ पर बी। अब ये है पांचवी और सातवीं लाइन। यहाँ पर जो आखिरी लेटर है वो वर्ड्स है वो कौन से हैं? किन और ट्विन। ये दोनों राइम कर रहे हैं और ऊपर के जो अल्फाज हैं उनसे राइम नहीं करते। तो अब हमने लेटर्स लिखे सी। और 6 और 8वीं जो लाइन है वहाँ पर जो लास्ट वर्ड्स है वो कौन से हैं? पिच और विच, जो राइम करते हैं और बाकी किसी वर्ड के साथ में राइम नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे नए लेटर्स आ गए जो है डी और डी। तो जो हमारी राइम स्कीम है वो है ए बी सी डी। फेवरेट लाइन, I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? ये मेरी फेवरेट लाइन क्यों है? क्योंकि इन लाइनों में जो हमारा जो राइटर है, जो पोएट है हमारे, उनकी जो कश्मकश है वो इन लाइनों में पूरी तरह से जाहिर होती है कि वो जो उनकी परेशानी है, जो उलझन है, वो इन अल्फाजों में नज़र आती है। थीम और सेंट्रल आइडिया, नज़म का मौजू या मरकज़ी ख्याल। The central idea of the poem is the physical resemblance shared by the identical twins, which can create confusion amongst other people. It shows the problems faced by the twins and their families and friends in identifying one from the other. This poem particularly talks about one of the brothers who feels he is suffering because of the similarity with his twin, because he is always at the receiving end and has to suffer due to the deeds of his brother. All his trials have been put in a funny and humorous way, which brings laughter and joy to the reader. नज़म का मरकज़ी मौजू दो जुड़वा भाइयों की जिस्मानी मुशबाहत, मतलब दोनों भाइयों का हूबहू एक जैसा दिखना, जो दूसरे लोगों के लिए उलझन पैदा कर देती है। इस नज़म में उन जुड़वा बच्चों की पहचान या शिनाख्त में उनकी फैमिली या घर वाले और उनके दोस्तों को पेश आने वाले मसाइल की वजह से बच्चों को होने वाली परेशानी को दिखाया गया है। ये नज़म खास तौर से इन भाइयों में से एक भाई के बारे में है, उसके एहसासात को बयान करती है, जो अपने जुड़वा भाई का हूबहू हमशक्ल है और अपने जुड़वा भाई के करतूतों का खामियाजा अक्सर उसे भुगतना पड़ता है। शायर ने अपने साथ होने वाली तमाम आजमाइशों को बड़े ही शौकिया और मज़ाहिया अंदाज में इस तरह बयान किया है कि पढ़ने वाले की हंसी निकल जाती है और उसे मज़ा आता है। फिगर ऑफ स्पीच कौन सी इस्तेमाल हुई हैं? एलिटरेशन, हाइपरबोली, पन, रेपिटेशन। स्पेशल फीचर्स, इस पोएम की जो लिखावट है उसके बारे में हमें जो खास फीचर्स हैं, खास क्वालिटीज़ हैं, वो बतानी है। This poem is light-hearted and uses humor to emphasize its main points. It has 4 paragraphs. Each one of them has 8 lines. The rhyme scheme of the poem is ABAB CD. Poet has used a variety of figures of speech to make the poem funny and interesting. Why I like this poem? मुझे ये नज़म पसंद क्यों है? I like this poem as it is quite funny and light-hearted. I am also fascinated by the world of twins and what they must be feeling with having someone that looks so much like themselves. मुझे ये नज़म बहुत पसंद आई क्योंकि ये नज़म मज़ाहिया और
दिल को खुशगवार बनाती है। इस नज़म में जुड़वा बच्चों की दुनिया भी देखने को मिलती है और उस शख्स को कैसा महसूस होता होगा जब कोई बिल्कुल उसका हमशक्ल होता है, ये हमें इससे पता चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। एंड प्लीज़ आपके कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए।